अरे, और कितने साल मेहनत करोगे इस खेत में आप? बंजर हो गया है ये खेत। जानता हूँ, पर यही तो हमारे कमाने का जरिया है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो इस बार थोड़ी फसल आ जाएगी। अरे, मुझे तो लगता है कि इस खेत को अब हमें बेच देना चाहिए। इसे बेचकर जो भी पैसे आएंगे ना, उससे हम कोई और काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है और आप इस खेत में ही बेकार के श्रम कर रहे हो। नहीं सरिता, इस खेत को बेचने की बात मत करना। ये खेत, ये जमीन मेरे लिए माँ की तरह है। मैं इसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, मानता हूँ पिछले कुछ सालों से हमें ये अच्छी फसल नहीं दे रही, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसे बेच दें। ठीक है, अगर आपको इस जमीन से इतना लगाव है तो इसे बेचिए नहीं, पर इसे साहूकार के पास गिरवी तो रख सकते हैं ना। इस खेत को गिरवी रखकर जो पैसे आएंगे उसमें हम कुछ करेंगे। अब आपको मेरी ये बात तो माननी ही होगी। ठीक है, मैं जाकर साहूकार से बात करता हूँ। हरिया साहूकार के पास आता है। साहूकार जी, मुझे अपने खेत को गिरवी रखना है। अच्छा, और खेत गिरवी रखकर क्या करोगे? साहूकार जी, मेरा खेत अब बंजर हो गया है। खेत गिरवी रखकर जो पैसे आएंगे उससे खेत की मुशक्कत करके फिर से उसमें बीज बोऊंगा। फिर फसल आने के बाद आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, चलो दे देता हूँ तुम्हें पैसे। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी जितनी भी फसल आएगी उसकी आधी फसल तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। आधी फसल आपको दे दी तो मैं क्या बेचूंगा मालिक? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। देखो, तुम्हें ब्याज के तौर पर मुझे आधा अनाज तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता। हरिया सोचने लगता है और ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ। साहूकार मुस्कुराने लगता है और हरिया किसान को कर्जे के पैसे दे देता है। हरिया वो पैसे लेकर घर आने लगता है। वो सुनसान रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसे एक तोता दिखाई देता है। कुछ कौवे उस तोते के पीछे पड़कर उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या, इतने सारे कौवों ने मिलकर उस तोते पर हमला किया। मुझे उस तोते को बचाना ही होगा, नहीं तो कौवे उस तोते को नोच डालेंगे। मैं कुछ करता हूँ। हरिया उन कौवों पर पत्थर फेंकता है और उन्हें भगाता है। कौवे भाग जाते हैं और तोता हरिया के कंधे पर आकर बैठ जाता है। अरे दोस्त, डरो मत, अब वे कौवे वापस नहीं आएंगे। अब तुम सुरक्षित हो। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ अकेला रहूंगा तो वो कौवे फिर से आ जाएंगे। तोते को ऐसे बोलते हुए देख हरिया आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे, तोता बोल सकता है, ये तो पता है, पर तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही बोल रहे हो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। क्यों और कैसे ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अभी तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हरिया तोते को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो साहूकार के दिए हुए पैसे सरिता को दे देता है। सरिता, इस तोते को अनाज के कुछ दाने दे दो। अरे, कितना प्यारा तोता है, कहाँ मिल गया ये आपको? अरे, जब मैं साहूकार की हवेली से वापस आ रहा था तब रास्ते में कुछ कौवे इस तोते को नोचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कौवों को भगाया, तब डरा हुआ तोता मुझसे कहने लगा, मुझे अपने साथ ले जाओ। अच्छा, ये तोता बोलता भी है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। सरिया तोते को अनाज के कुछ दाने देती है। तोता आधे दाने खा लेता है और आधे ऐसे ही छोड़ देता है। अरे, ये क्या, इसने आधे दाने तो खाए ही नहीं। तुम इन दोनों को संभाल कर रख दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
सरिता तोते को रोज अनाज के दाने खिलाती थी, जिसमें से आधे दाने तोता छोड़ देता था और सरिता उन दानों को अलग रख देती थी। एक दिन सरिता, अब समय आ गया है, हमें खेत की मशक्कत कर लेनी चाहिए। खेत में बीज बोने का ये अच्छा समय है। ठीक है, हम कल से ही इस पर काम पर लग जाएंगे। अगले कुछ दिन हरिया और सरिता खेत की मशक्कत कर लेते हैं। फिर हरिया, सरिता, तुम दोनों ने बहुत श्रम किया अपने खेत में। हाँ हाँ, श्रम तो किया, पर पता नहीं श्रम का फल मिलेगा या नहीं। पिछले कई सालों से हमने खेत में बहुत मेहनत की, पर अच्छी फसल आती ही नहीं। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारा खेत, तुम्हारी फसल ऐसी लहलहा जाएगी, पूरा गांव देखता रह जाएगा। अच्छा, तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हो? तुम जाकर मैंने छोड़े हुए अनाज के दाने लेकर आओ। सरिता वो अनाज के दाने की पोटली लेकर आती है। अब ये पोटली खोल कर देखो। सरिता और हरिया वो पोटली खोल कर देखते हैं तो उसमें जो अनाज के दाने थे वो सोने के दाने बन गए थे। ये क्या, सोने के दाने? ये तो जादू हो गया है। ये जादू मैंने किया है। तुम इन दोनों को अपने खेतों में बो देना, फिर देखो तुम्हारी फसल कितनी अच्छी आती है। हरिया तोते की बात मान लेता है और अगले दिन उन दोनों को खेत में बो देता है। कुछ महीनों के बाद बहुत अच्छी फसल आती है। उस फसल को देखकर सरिता और हरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उनके ही खेत की फसल है। ये तो चमत्कार है। जिस खेत में सालों से मुश्किल से एक बोरी अनाज निकलता था, वही खेत आज फसल से खिल उठा है। हाँ हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब हमारे तोते के जादू का कमाल है। अब देखना, इतनी फसल आई है कि हमें साहूकार का कर्जा लौटाने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। उन दोनों की ये बातें साहूकार का नौकर भीमा सुन लेता है और साहूकार के पास आता है। मालिक, उस हरिया का खेत तो इस बार लहलहा रहा है। उसकी इतनी अच्छी फसल आई है कि देखना, वो जल्दी आपका सारा कर्ज उतार देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने कर्जा उतार दिया तो उसका खेत हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे, मैंने उसे कर्जा इसलिए तो दिया है कि वो कभी कर्जा चुका ना पाए, वो खेत मेरा हो जाए। आज तक मैंने कितने गरीब किसानों के खेत तो ऐसे ही हड़प लिए। अब हरिया की बारी है। पर मालिक, हरिया तो अब कुछ दिनों में फसल काट लेगा और बेचने जाएगा। काट लेने दो उसे फसल, फिर देखते हैं क्या करना है। तुम उस पर अपनी नजर रखना। जब वो फसल काटने वाला हो तब मुझे बता देना। अगले कुछ दिनों तक भीमा हरिया पर नजर रख रहा था। एक दिन हरिया फसल काट लेता है। भीमा भाग कर जाता है और साहूकार को ये बात बताता है। साहूकार और भीमा हरिया के खेत में आकर एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगते हैं। हरिया सारी बोरियां भरकर ले जाता है। फिर भीमा, आज रात तुम्हें काम करना है। आज रात जाकर ये बोरियां चुरा लो, फिर देखता हूँ हरिया अपना अनाज बेचने कैसे जाता है। रात हो जाती है। हरिया और सरिता खाना खा लेते हैं और तोता भी अपना खाना खाता है। फिर चलो आराम कर लेता हूँ, बहुत श्रम कर लिया। हरिया, आराम करने का भी समय नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे प्यारे तोते? तुम अभी मुझसे प्रश्न मत पूछो, मेरी बात मानो। अभी आराम मत करो, अभी जाकर अनाज बेच कर आओ। क्या अभी अनाज बेचने जाऊं? हाँ, मेरी बात मानो, अभी जाकर अनाज बेच दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
जी, अगर ये कह रहा है तो आप इसकी बात मान लीजिए। ये दिव्य है, इसी के कारण हमारी इतनी अच्छी फसल आई है। बात तो सही है, पर अभी इस समय बैलगाड़ी का प्रबंध कहां से करूंगा? अभी रात के समय कौन ग्राहक मिलेगा? तुम इस सब के बारे में मत सोचो, बैलगाड़ी का प्रबंध मैं कर देता हूँ, तुम चले जाओ। तोता अपने पंख फड़फड़ाता है और जादू हो जाता है। हरिया के आंगन में रंग बिरंगी किरणें फैल जाती है और वहाँ एक बैलगाड़ी प्रकट हो जाती है। हरिया आधी बोरिया बैलगाड़ी पर रख देता है और जाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तोता आखिर ऐसा क्यों कह रहा था। हरिया गांव से बाहर जाता है। देर रात को हरिया घर वापस आता है। अरे, आप इतनी जल्दी वापस भी आ गए? अरे पता नहीं, फिर एक चमत्कार हो गया। जैसे ही गांव के बाहर गया, मुझे एक व्यापारी मिल गया। उसने बिना भाव तोल किए अनाज की सारी बोरियां खरीद ली। देखो कितने रुपए मिले। हाँ, सच में तो ये चमत्कार ही है, और ये चमत्कार हमारे तोते ने किया है। अभी तुम दोनों आराम करो, हम बात की बातें बाद में करेंगे। सब सो जाते हैं। हरिया, मुझे पता चला है कि तुमने फसल काट ली, तो तेरे हिस्से की अनाज की बोरियां मुझे देनी है। याद है ना या भूल गए? हाँ मालिक, याद है। मैं अभी आपके हिस्से की बोरी लेकर आता हूँ। हरिया अनाज की बोरियां लेने जाता है तो वहाँ बोरी नहीं होती। हरिया बहुत ज्यादा चौंक जाता है। साहूकार हरिया के पास आता है। क्या हुआ हरिया, कहाँ है अनाज की बोरियां? बोरियां तो मैंने यही रखी थी मालिक, पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है अनाज चोरी हो गया। अनाज चोरी हो गया कि तुमने ही छिपा कर रखा है? नहीं नहीं मालिक, मैंने तो अनाज यहीं रखा था। तो अब कहाँ है? यहाँ तो अनाज की एक बोरी भी नहीं है। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम झूठ बोल रहे हो हरिया, अब मैं जाकर न्याय मांगूंगा। साहूकार उस राज्य के महाराज सोमदत्त के पास जाता है। महाराज, हरिया किसान ने बेईमानी की है और मुझे फंसाया है। मेरी अनाज की बोरियां उसने छुपा कर रखी हैं। साहूकार जी, आप जिसके विषय में शिकायत कर रहे हैं उसे भी यहां बुलाना होगा, तभी उचित न्याय कर पाऊंगा मैं। फिर महाराज हरिया को राजसभा में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। कुछ देर के बाद हरिया और सरिता राजसभा में आते हैं। हरिया, साहूकार ने तुम्हारे विरुद्ध ये शिकायत की है कि तुमने उनका अनाज छुपा कर रखा है। नहीं महाराज, मैंने साहूकार के हिस्से की बोरियां वहीं रखी थीं, पर अभी वो वहां नहीं है। वो बोरियां चोरी हो गई। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मुझे अनाज नहीं देना चाहता इसलिए ऐसा कह रहा है। इसने अपने खेत को गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लिया था। हाँ महाराज, ये बात तो सत्य है कि मैंने साहूकार से कर्जा लिया, पर मैंने बोरियां छुपा कर नहीं रखी। मैं तो आज खुद इन्हें इनके हिस्से की बोरियां देकर आने वाला था। तुम्हारे पास तुम जो बोल रहे हो वो सत्य है, ये सिद्ध करने का कोई प्रमाण है? नहीं महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, पर मैं सच बोल रहा हूँ। तभी वहाँ तोता उड़ते हुए आता है। महाराज, हरिया सच बोल रहा है। उसने अनाज की बोरियां नहीं छुपाई, बोरियां तो साहूकार जी ने चुराई हैं। महाराज, ये तोता मायावी है। इसे हरिया को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसकी मदद से हरिया ने उन बोरियों को छुपाया है। नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास इसका प्रमाण भी है। उस दिन जब हरिया अपने खेत में फसल काट लिया था, तभी साहूकार ने अपने नौकर भीमा से कहा कि हरिया के फसल के आधी फसल चुरा ले। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ है। मैं सच बोल रहा हूँ।
जिस पेड़ के पीछे खड़े होकर भीमा से बात कर रहे थे, मैं उसी पेड़ पर बैठा हुआ था। तुम दोनों की बातें सुन ली थी और तभी हरिया से कहा था तुम्हारे हिस्से का अनाज बेच कर आओ। फिर तोता महाराज के पास जाता है। महाराज, आप मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखों में सारा प्रसंग दिखाई देगा। महाराज तोते की आंख में देखने लगते हैं और उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। साहूकार, तुम झूठ बोल रहे हो। सिपाहियों, अभी साहूकार के हवेली में जाकर उसकी तलाशी लो। उसके नौकर भीमा को भी यहाँ पकड़ कर ले आओ। कुछ देर के बाद महाराज के सिपाही भीमा के साथ अनाज की बोरियां भी ले आते हैं। ये सब क्या है साहूकार? आप असत्य बोल रहे थे क्यों? महाराज, मैंने ही ये चोरी करवाई थी। मैंने चाहता था कि हरिया मेरा कर्जा जल्दी लौटाए। मैं उसका खेत हड़पना चाहता था, इसलिए मैंने ये योजना बनाकर ब्याज के नाम पर हरिया से उसकी फसल की आधी फसल मांगी। जब मैंने देखा हरिया का खेत फसल से भरा हुआ है, तब मैंने सोचा इस फसल को बेचकर हरिया अपना कर्जा उतार देगा और उसका खेत मेरे हाथ से चला जाएगा। महाराज, इस दुष्ट साहूकार ने न सिर्फ हरिया बल्कि गांव के कुछ और गरीब किसानों के खेत को इसी प्रकार से हड़प लिया है। साहूकार, तुम्हें बेईमानी और चोरी करने के अपराध में दंड सुनाता हूँ। जिस बेईमानी से तुमने हरिया किसान और गांव के बाकी किसानों की जमीनें हड़प ली, वो सब उन्हें वापस दे दो। हरिया का कर्जा माफ करो और चोरी के दंड स्वरूप तुम्हें और तुम्हारे नौकर को 1 महीने तक कारावास भोगना पड़ेगा। महाराज के दंड सुनाते ही हरिया ने महाराज को प्रणाम करा। हरिया, आज तुम्हारे इस दिव्य तोते के कारण हमें सच्चाई का पता चला। कहाँ से मिला तुम्हें ये? हरिया महाराज को तोते के विषय में सब बता देता है। फिर महाराज, मैं सामान्य तोता नहीं हूँ। दिव्य शक्ति और बोलने की शक्ति के साथ मानो मेरे गुरुजी ने युक्त किया है। एक बहुत बड़े ऋषि मेरे गुरु हैं। वो अभी हिमालय पर तपस्या करने गए हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जब तक वो वापस नहीं आते तब तक मुझे जरूरतमंदों की सहायता करनी है। इसी कारण मेरे गुरुदेव ने मुझे ये शक्तियाँ दी हैं। अब तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा खेत अब हमेशा उपजाऊ रहेगा, कभी फसलें कम नहीं होंगी। नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं ये पैसों के लिए कह रहा हूँ। मैं और सरिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमने तुम्हें अपना बच्चा ही समझा। अब तुम मुझे छोड़कर जाओगे, तुम्हारा घर सूना हो जाएगा। प्रेम में तो मैं भी तुम दोनों से करता हूँ, पर अभी समय गरीबों की सहायता करने का है, प्रेम के लिए स्वार्थी बनने का नहीं। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो मेरा स्मरण करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तोता महल से बाहर उड़ जाता है। हरिया अपने घर वापस आता है। बची हुई बोरियों को बेचकर हरिया और पैसे कमा लेता है। कुछ ही सालों में हरिया बहुत अमीर बन जाता है और अपनी हवेली बना लेता है, जहाँ कभी कभी जादुई तोता उससे मिलने आता है। रुको, इस खाने में जहर है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम संकट में हो। खाने में जहर? तभी राधिका थाली लेकर सीधे माँ के पास आ जाती है। माँ, ये खाना आपने मेरे लिए भेजा था। क्या हुआ? तू खाना क्यों नहीं खा रही? माँ, मुझे पता चल गया है, आपने इसमें जहर मिलाया है। राधिका की बात सुनकर विमला और रश्मि हैरान हो जाती है। नहीं, ये सब झूठ है। माँ, मैं सब जानती हूँ। तभी राधिका की आंखों में अचानक एक रोशनी चमकती है। वो अब डरपोक लड़की नहीं रही थी। उसके भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का संगम था। राधिका अपनी आंखें बंद करती है, हाथ फैलाती है और मन ही मन मंत्रों को दोहराती है। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। माँ, अब इस घर में काला जादू नहीं चलेगा। तुमने जितना जहर मुझे देना चाहा, वो अब तुम्हारी ओर लौटेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो राधिका, मुझे माफ कर दो।
हमसे कोई गलती हो गई बहन, हमें माफ कर दो। राधिका अपनी शक्ति से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन उन्हें उनकी गलती का एहसास करा देती है। वो अब समझ चुकी थी बदला लेना सही रास्ता नहीं है। हमें माफ कर दो राधिका, अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे बेटी। अब हम सब मिलकर रहेंगे। राधिका उन्हें कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। आज तुमने असली जीत हासिल की है राधिका। बदले की आग में जलने के बजाय माफ करने की ताकत दिखाई है, माफ करने की। मैं चाहती हूँ कि अब मेरा परिवार बदल जाए, मेरी माँ मुझसे प्रेम करे। याद रखो, असली जादू यही है, दिलों को जीतना, ना कि लड़ना। मैं अपनी शक्तियों से सबका भला करना चाहती हूँ। राधिका की सौतेली बहन बदल गई थी, मगर उसकी सौतेली माँ विमला के अंदर अभी भी उसके लिए नफरत बाकी थी। उसने दोबारा काली जादूगरनी को जगाया ताकि वो राधिका से बदला ले सके। अब काली जादूगरनी राधिका का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। तभी रात के तीसरे पहर हवाओं में अजीब सनसनाहट होती है। राधिका खिड़की से बाहर देखती है। दूर आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं, बिजली चमक रही है। ये तूफान अचानक कहां से आ गया? अचानक एक जोरदार ध्वनि के साथ दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहाँ काली जादूगरनी खड़ी होती है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है, हाथ में छड़ी होती है। राधिका, तूने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। अब मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैंने अपनी शक्ति को जाना है। अब मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम जब बचोगी तभी कुछ कर पाओगी ना। काली जादूगरनी हवा में अपनी छड़ी घुमाती है और पूरे कमरे में काले धुएं का तूफान उठता है। दीवारें काली पड़ने लगती है और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। विमला और रश्मि घबराई हुई खड़ी होती है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने राधिका के साथ गलत किया था। मैंने काली जादूगरनी को जगाया था। माँ, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी माँ। रश्मि और विमला दोनों हिम्मत जुटाकर राधिका के कमरे की ओर दौड़ती है, लेकिन दरवाजा जादू से बंद होता है। उस कमरे में राधिका होती है। राधिका अपनी आंखें बंद करती है, हाथ जोड़ती है और मन ही मन मंत्र पढ़ती है। जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाती है, लेकिन राधिका के चारों ओर सुनहरी डाल बन जाती है। मेरी शक्ति मेरी सच्चाई में है, मेरे प्रेम में है और मेरे विश्वास में है। तभी राधिका की हथेलियों से सुनहरी रोशनी निकलती है और काले जादू को भस्म कर देती है। तू मुझे हरा नहीं सकती, मैं अमर हूँ। अगर कोई नहीं होता, सच की शक्ति सबसे बड़ी होती है। नहीं, ये संभव नहीं है। मुझे और मेरी शक्तियों को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। अब तुम्हारा अंत करीब है, काली जादूगरनी। तभी जादूगरनी धुएं में बदलती है और धीरे धीरे मिटने लगती है। उसकी चीखें हवा में रहती है, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है। दरवाजा खुल जाता है। विमला और रश्मि दौड़कर अंदर आती है। उनकी आंखों में आंसू है। राधिका, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने ही दोबारा उस काली जादूगरनी को जगाया। राधिका, मेरी बहन, मुझे भी माफ कर दो।